गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि वो ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक करेंगे और उसकी जो डेडलाइन थी वो कल यहाँ पे ख़त्म होने वाली थी। पर उसके ख़त्म होने से जस्ट पहले यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने इनडेफिनेटली ये जो ट्रूस है इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है। कहने का अर्थ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि उनको रिक्वेस्ट आई पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने बोला पाकिस्तान ने कि अभी आप ईरान के ऊपर अटैक मत करिए, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो ईरान के ऊपर फिलहाल अटैक नहीं करेंगे। और इनफैक्ट वो ईरान की तरफ से वेट करेंगे कि उनकी तरफ से एक पीस प्रपोजल यहाँ पर आए, तब जाकर यहाँ पे आगे और डिस्कशन यहाँ पे हो पाएंगी। बट जब हम बात करें ना ईरान की, ईरान ने इसके कुछ घंटों के बाद ही दो शिप्स को यहाँ पे सीज कर लिया, जब्त किया, उनको पकड़ लिया। और इन दो वेसल्स में से एक जो पर्टिकुलर शिप थी ना, वो दरअसल में ऐसा बताया जा रहा है कि वो इसराइल को बिलोंग करती है। तो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही एक तरफ से बोल रहे हैं कि कुछ समझौते की तरफ हम यहाँ पे बढ़ना चाहते हैं, बट ईरान की तरफ से अभी यहाँ पे नोटिस करने को मिल रहा है कि उन्होंने यहाँ पे शिप को जो सीज किया है, ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज कर सकता है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात और बोली है कि जब तक पूरा का पूरा ये मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पर जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्लस एट द सेम टाइम जो भी ईरान के जो पोर्ट्स हैं, उनको यहाँ पे ब्लॉकेड जो है वो यहाँ पे यूएस की तरफ से जारी रहेगी। ये यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे कहना है। इसके साथ साथ दोस्तों, आज तमिलनाडु के अंदर यहाँ पे चुनाव है, ठीक है। तो तमिलनाडु के जो इलेक्शंस हैं वो पूरे एक ही फेज के अंदर हो रहे हैं, जबकि बंगाल के जो इलेक्शन है वो दो फेजेस के अंदर हो रहे हैं। आज पहला फेज है एंड अगले हफ्ते इसका जो सेकंड फेज है हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर लगभग 10 दिन के बाद इनके रिजल्ट्स आएंगे, तो हमें पता लगेगा कि इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर और उसके अलावा आपका जो बाकी और स्टेट्स हैं उनके अंदर किसकी सरकार यहाँ पे नहीं बनती है। दोस्तों, डेट है आज की 23 अप्रैल 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों, जो पहला टॉपिक आज हमें डिस्कशन करना है ना, वो है रिगार्डिंग द प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। देखो, सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं आपको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। देखो, होता पता क्या है, कुछ प्रिविलेजेस होती हैं। प्रिविलेजेस मतलब कुछ आप कह लो कुछ स्पेशल राइट्स हो गया, कुछ स्पेशल इम्यूनिटीज हो गया, जो कि दिए जाते हैं किसको, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे एमपीज जो होते हैं, हमारी जो कमेटी होती है पार्लियामेंट्री कमेटीज, और पूरा का पूरा जो आपका सदन होता है, पूरा हाउस होता है, उसको कंबाइंड रूप के ऊपर भी यहाँ पे कुछ प्रिविलेजेस दी जाती हैं, उनको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अब इनका पर्पस पता क्या है? इनका पर्पस ये है कि जो पार्लियामेंट है वो सही ढंग से, सुचारू ढंग से काम कर पाए, बिना किसी बाहर की दखल अंदाजी के, बिना किसी इंटरफेरेंस के। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है। अब नोटिस करना, आर्टिकल 105 की अगर हम बात करें, वो बात करता है पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में। उसी तरह से स्टेट्स की अगर हम बात करें, वहां पर आपको आर्टिकल 194 देखने को मिलेगा। वहां पर खुद की उनकी अपनी अपनी स्टेट टेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग उनकी प्रिविलेजेस यहाँ पे होती हैं। अब ये जो प्रिविलेजेस होती है ना, ये आपकी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, और आपके हाउस पूरे सदन के तौर के ऊपर भी हो सकती हैं। सर कैसी होती हैं ये प्रिविलेजेस? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर आप आर्टिकल 105 देखेंगे तो उसमें स्पेसिफिकली दो प्रिविलेजेस के बारे में मेंशन किया गया है, और ये संविधान के अंदर है, ठीक है। मल्टीपल सोर्सेज हैं प्रिविलेजेस के, पर एक तरीका है उनका संविधान से देखने का। तो आर्टिकल 105 में बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट की। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो यहाँ पर पार्लियामेंट में क्या बोल रहा है, क्या उसने वोट किया, इसके रिगार्डिंग उसको यहाँ पे इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है ना, ताकि वो आराम से अपनी बात को यहाँ पे रख पाए बिना किसी डर के। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, आर्टिकल 105 यहाँ पर राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स भी देता है। ये पूरे हाउस के लिए है। पूरा जो हाउस है वो अपनी प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट कर सकता है। मान लो किसी ने कुछ ऐसा पब्लिश करने की कोशिश करी, तो उसको यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है कि मान लो डिबेट्स हम नहीं चाहते कि वो पब्लिक हो, तो वहां पर भी ये कलेक्टिव प्रिविलेजेस जो हैं यहाँ पे हाउस को गिवन है। इसके अलावा आपकी एक्ट के माध्यम से भी कुछ प्रिविलेज हो सकती थी, पर फिलहाल उसके रिगार्डिंग अभी कोडिफिकेशन प्रॉपर नहीं है। पर हाँ, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है ना 1908, उसमें जरूर मेंशन है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको सिविल केसेस के अंदर आपको यहाँ पे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम फेस्ट इन केस ऑफ सिविल केसेस। एंड इनफैक्ट जब आपका सदन चल रहा है या फिर कमेटी की मीटिंग चल रही है उस टाइम के ऊपर, या फिर
पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होने से 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 दिन बाद तक आपको यहाँ पर सिविल केसेस के अंदर आपको यहाँ पे अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ये भी एक प्रिविलेज है। बाकी देखो पार्लियामेंट ने फिलहाल अभी कोई भी ऐसा कानून यहाँ पे नहीं बनाया है जिसके माध्यम से वो कोडिफाई कर पाए, तो आप ऐसा कह सकते हो कि कुछ हद तक संविधान से आई, कुछ कोड ऑफ सिविल जो आपका प्रोसीजर था, ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, इससे कुछ आई हैं, और बाकी कुछ इस तरह से प्रथाएं चलती आ रही हैं, कुछ कन्वेंशन चलती आ रही हैं, उनके बेसिस के ऊपर ये जो आपके प्रिविलेजेस हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि सर ये फिर ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, और ये प्रिविलेज मोशन क्यों लाया जाता है। देखो होता पता क्या है, अगर मान लो जो मैंने आपको अभी प्रिविलेजेस बताई, अगर किसी ने उन पर्टिकुलर प्रिविलेजेस को वायलेट किया, वायलेट मतलब उनको हनन किया, या फिर किसी एमपी को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के अंदर, तो यहां पर हम बोलते हैं कि प्रिविलेज का ब्रीच हुआ है। तो ऐसे केस में क्या लाया जा सकता है, ऐसे केस में लाया जाता है प्रिविलेज मोशन। ये एक तरह की आप कह सकते हो कि एक कंप्लेंट है जो कि एक एमपी के द्वारा रेज करी जाती है जब भी उनको लगता है कि कोई प्रिविलेजेस ब्रीच हुई हैं या फिर हाउस का कंटेम्प्ट हुआ है, उस केस में प्रिविलेज मोशन यहाँ पे लाया जा सकता है। अब होता पता क्या है, यहाँ पर कोई एमपी और या फिर स्टेट के केस में एमएलए आपका क्या होगा, वो यहाँ पर एक फॉर्मल नोटिस जो है वो यहाँ पर आपका स्पीकर को लोकसभा के केस में या आपके चेयरमैन राज्यसभा केस में रिटर्न नोटिस यहाँ पे उनको देगा। ये कोई भी मेंबर हो सकता है किसी भी हाउस का, जैसे मैंने आपको बताया। फिर अकॉर्डिंगली प्रोसीजर इसका क्या रहता है कि इसके लिए आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर का कंसेंट जरूरी है, यानी कि जो स्पीकर हैं या चेयरमैन हैं वो डिसाइड करते हैं कि मैटर को एडमिट करना भी है या नहीं करना। अगर एडमिट कर लिया जाता है तो आगे जाके ये प्रिविलेज कमेटी को यहाँ पे दे दिया जाता है, जो कि यहाँ पे इसको डिटेल में एग्जामिन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्या एविडेंस है, कुछ विटनेस को बुलाना हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। उस बेसिस के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली जाती है और फिर जो रिपोर्ट होती है वो हाउस के सामने यहाँ पे रखी जाती है एंड हाउस फिर डिसाइड करता है कि क्या पनिशमेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे देनी है। तो एमपीज, मिनिस्टर, जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, कोई और इंडिविजुअल, उनके अगेंस्ट यहाँ पर ये पूरा पूरा प्रिविलेज मोशन यहाँ पे चल सकता है। अभी यहाँ पर जो प्रिविलेज मोशन है वो प्रधानमंत्री जी के अगेंस्ट यहाँ पे मूव किया गया। उसका कारण यही था कि ऐसा बोला गया कि प्रधानमंत्री जी ने जो अभी रिसेंटली एड्रेस किया वो ऐसा लगा कि वो प्रधानमंत्री के तौर के ऊपर नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के तौर के ऊपर वो एड्रेस दे रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की जो गरिमा है और जो इंडिपेंडेंस है लोगों की, मेंबर्स की, उनको यहाँ पे उन्होंने इम्पैक्ट किया है। दैट इज वाई दिस प्रिविलेज मोशन हैज बीन मूव्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। बाकी जो प्रिविलेज कमेटी होती है इसमें आप लोग देख पाओगे कि लोकसभा में 15 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, जो कि स्पीकर नॉमिनेट करते हैं, और राज्यसभा केस में 10 मेंबर्स होते हैं जिनको कि हेड किया जाता है डेप्टी चेयरपर्सन के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेयरपर्सन नहीं, डेप्टी चेयरपर्सन जो होते हैं वो हेड करते हैं राज्यसभा की यहाँ पे जो प्रिविलेज कमेटी आपको देखने को मिल जाएगी। मैंने पर्पस इसका बता ही दिया कि कैसे कैसे काम करता है, पूरे एविडेंस वगैरह सुनते हैं एंड इस तरह से पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज नेशनल न्यूट्रिशन फोर्टनाइट, पोषण पखवाड़ा। थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। दोस्तों आप सबको पोषण अभियान के बारे में पता होगा, पोषण अभियान कह लो या आप इसको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन आप कह सकते हो। ये जो मिशन था ये 2018 में लॉन्च किया गया था और इसका पर्पस यही था कि देखो हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो डेफिशिएंसीज हैं महिलाओं के अंदर, बच्चों के अंदर, उनको हम यहाँ पे टारगेट करके उनको यहाँ पे न्यूट्रिशनल आउटकम्स जो हैं वो यहाँ पर बेहतर बना पाएं, राइट। अब इसके लिए जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। देखो एक्चुअली पता क्या है, पोषण अभियान के अंदर जो है ना बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ही है। तो मिशन पोषण 2.0 जो चल रहा है वहाँ पर आंगनवाड़ी नेटवर्क्स का भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें पता क्या होता है, इसमें माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए सरकार ने पता क्या किया है, जो सितंबर का महीना है उसको पोषण माह यानी कि न्यूट्रिशन मंथ की तरह डिक्लेयर किया गया है, और जो मार्च अप्रैल का जो बीच का टाइम है ना इसको पोषण पखवाड़ा या फिर नेशनल मतलब न्यूट्रिशन फोर्टनाइट के तौर के ऊपर हम यहाँ पे इसको जानते हैं। तो अभी यहाँ पर ये कैंपेन हुआ, नेशनल न्यूट्रिशन फोर्टनाइट कैंपेन। यहाँ पर गांव के ऊपर, ग्रास रूट स्तर के ऊपर न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट करने की यहाँ पे कोशिश करी गई। और इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर जो महाराष्ट्र का अहिल्या नगर डिस्ट्रिक्ट है ना, इसने यहाँ पे फर्स्ट रैंक आया पूरे देश भर के अंदर। तो उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, ताकि न्यूट्रिशन यहाँ पे बेहतर हो, माल न्यूट्रिशन को हम यहाँ पे कम कर पाएं। ये पूरा फोकस यहाँ पे इसके अंदर रहा। तो इस बार 2026 की जो थीम थी इट वॉज ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 years ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ। देखो आप लोगों ने ना, अगर आपने गवर्नेंस को अच्छे से पढ़ा है, अगर आप सोशल जस्टिस पढ़ते हो उसमें भी आप बात करते हो,
1000 डेज के कॉन्सेप्ट की। एक बच्चे का ना जो ज्यादातर दिमाग का विकास होता है वो पहले 1000 दिन के अंदर हो जाता है। पहले 1000 दिन का मोटा मोटा मतलब बच्चे के पहले 3 साल होते हैं। पर अगर आपने ज्यादातर अपना पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट देखना है ना, तो उसमें फिर 2000 दिन का कंसेप्ट आ जाता है। 2000 दिनों का मतलब एक बच्चे के जन्म लेने से लगभग 6 साल तक का जो समय होता है ना, तो मोटा मोटा वो 2000 दिन के आसपास का टाइम यहाँ पे बनता है। तो ये 2000 दिन जो बच्चे के लिए होते हैं ना, उसके मस्तिष्क के जो मस्तिष्क होता है उसके विकास के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि उस टाइम के ऊपर बच्चे को सही ढंग से न्यूट्रिशन मिले। अगर न्यूट्रिशन मिलेगा तो आगे जाके बच्चा अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा करेगा। एंड इसी चीज़ को हमने अवेयर करने के लिए इसके लिए रैलीज, वर्कशॉप्स, घर घर जाके विजिट करना, ये सारी चीज़ें करी गई। इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और आपके जो लोकल संस्थान होते हैं उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम यहाँ पे प्ले किया। एंड यहाँ पे कोशिश करी गई कि डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग हो। बस ऐसा नहीं कि आपने बस अपने रैलियां कर दी, नहीं, आप उनको डिजिटली ट्रैक भी करोगे, देखोगे कि जो आपने कदम लिए उसका कितना प्रभाव पड़ा। तो आउटकम्स को भी हम यहाँ पे मेजर करते हैं ताकि सही ढंग से चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। अब इसका फायदा यही है कि बच्चों का जो विकास है वो हमें देखने को मिलता है, मालन्यूट्रिशन कम होती है और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ना एक बदलाव भी आता है। बच्चे भी, जो बुजुर्ग भी हैं या बड़े भी हैं, वो भी कोशिश ये करते हैं कि स्वच्छता सब जगह हो, न्यूट्रिशन आउटकम यहाँ पे बेहतर हो पाए। तो हर एक चीज तरह से एक बदलाव आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है रिगार्डिंग आदि शंकराचार्य जयंती के बारे में। दोस्तों अभी प्रधानमंत्री जी ने ट्रिब्यूट्स पे करी आदि शंकराचार्य जी को, क्योंकि उनकी अभी जो जयंती बेसिकली उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। अब पॉइंट पता क्या है, अगर आप नोटिस कर पाओगे कि आदि शंकराचार्य जी का जो जन्म है ना, वो दरअसल में शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि जो होती है विशाख मंथ की, उसको सेलिब्रेट हम करते हैं हर साल। इस बार वो जो दिन था वो 21 अप्रैल को यहाँ पे पड़ा एंड इसी वजह से हमने 21 अप्रैल को इनकी जो जयंती है बेसिकली एनुअल सेलिब्रेशन हमने यहाँ पे देखने को मिली। अब इनका कंट्रीब्यूशन जो था ना वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एंड इनको हमें बहुत अच्छे से स्टडी करना होगा। पहली चीज़ तो आप ये समझना कि इनका जो ये फिलोसफर हैं वो 8th सेंचुरी आपको फिलोसफर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इनका जन्म हुआ था कलाड़ी केरला के अंदर, ठीक है ना। बहुत ही कम उम्र के अंदर यहाँ पर एक जो मॉन्क है ये बन गए थे और इंडियन वेदांत को यहाँ पे आगे लेके जाने के अंदर इनका बहुत ज़्यादा शानदार कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। एक जो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल यहाँ पे नहीं भूलना है आदि शंकराचार्य जी के रिगार्डिंग, वो है आपका अद्वैत वेदांता की फिलॉसफी। अद्वैत वेदांत क्या होता है सर? अद्वैत वेदांत होता है नॉन डुअलिज्म। व्हाट डू मीन बाय नॉन डुअलिज्म? देखो अद्वैत का मतलब होता है दो ना होना। द्वैत होता है दो होना, अद्वैत होता है दो ना होना। तो नॉन डुअलिज्म का मीनिंग यहाँ पर यही हुआ, इन्होंने कहा कि देखो जो ब्रह्मन है, ठीक है, और जो आत्मा है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। ब्रह्मन इज द अल्टीमेट रियलिटी। ये जो अल्टीमेट रियलिटी है यही आपका सेल्फ है। ये दो अलग चीजें नहीं है, देयर इज नॉन ड्यूलिज्म। इन्होंने साथ साथ बात करी जो पूरी दुनिया है वो क्या है, वो है माया। माया का मतलब एक इल्यूजन है जो पूरी दुनिया है आपके आसपास देखने को मिलती है। और अगर आपको मोक्ष प्राप्ति करनी है ना, तो जो मोक्ष की प्राप्ति है वो नॉलेज से यानी कि ज्ञान से ही हो सकती है। ये सारी टीचिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। दिस द कोर फिलोसफी ऑफ अद्वैत वेदांता। अब इन्होंने जो स्टार्टिंग में पढ़ाई करी वो गोविंद भगवत पद जी के अंतर्गत यहाँ पे पढ़ी, ठीक है ना। एंड इनके मैंने जैसा आपको बताया इनका मेन कंट्रीब्यूशन अद्वैत वेदांत फिलोसफी का था। प्लस एट द सेम टाइम सनातन धर्म को रिवाइव करने के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। जो वैदिक ट्रेडिशंस थे वो रिवाइटलाइज हुए यहाँ पे। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, अगर आप इस टाइम को देखो ना, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो कहीं ना कहीं वैदिक ट्रेडिशन को रिवाइव करने के अंदर इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। ऐसे टाइम के ऊपर जब बुद्धिज्म जैनिज्म की तरफ से थोड़ा सा जो लोग थे उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, तो वैदिक ट्रेडिशन को जो इन्होंने रिवाइव किया उससे हिंदू फिलोसफी को कंसोलिडेट करने के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले हुआ। बाकी उस टाइम जो बहुत सारे लोग रिचुअल्स में फंसे हुए थे कि हाँ ये करना है ये नहीं करना, ठीक है, कर्म कांडों में कई लोग फंसे हुए थे, उनको बाहर निकालने के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया। इन्होंने 4 मठ जो थे वो एस्टेब्लिश किए। अब आप नोटिस करिएगा, एक जो मठ था वो था श्रृंगेरी के अंदर। श्रृंगेरी कहाँ पर है? आपके कर्नाटका में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं द्वारका, द्वारका आपको गुजरात में देखने को मिलता है। फिर पुरी की बात करें, पुरी आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। और जो आपका ज्योतिर्मठ या जोशी मठ आप बोल सकते हो उसको, ये आपको उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब आप नोटिस करना, कर्नाटका कहाँ पे हो गया आपका साउथ में, गुजरात हो गया आपका वेस्ट में, उड़ीसा ईस्ट में, उत्तराखंड नॉर्थ में।
तो भाई चारों दिशाओं में, उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण, चारों दिशाओं के अंदर इन्होंने यहाँ पर अपने जो मठ है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश किए। इन्होंने ये बताया कि भारत जो है वो कल्चरली और स्पिरिचुअली एक ही है। ये इनका बहुत ही शानदार कॉन्ट्रीब्यूशन था। इसके साथ साथ इन्होंने उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र, इन सब चीज़ों के ऊपर अपनी कमेंट्रीज यहाँ पे दी। साथ साथ जो टेक्स्ट जैसे आपका विवेक चुड़ामानी, ठीक है, ये जो आपका टेक्स्ट था ये भी यहाँ पे इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो इस तरह से इन्होंने कल्चरल इंटीग्रेशन यहाँ पे प्रमोट किया, जिसको हम लोग पंचायतन पूजा के नाम से भी हम यहाँ पे जान सकते हैं। तो इनकी डेफिनेटली टीचिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, रैशनैलिटी के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है। आम लोगों को यहाँ पे इन्होंने बताया कि कैसे कहीं ना कहीं आजकल जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो उसको एकता और आप ज्ञान के माध्यम से उन चीज़ों को आप यहाँ पे टैकल कर सकते हो। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए आदि शंकराचार्य जी के रिगार्डिंग। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है, ओडिशा बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च मेरीन स्टेट या स्पेशल प्लानिंग। अब समझना इसका मतलब क्या है मेरीन स्पेशल प्लानिंग का। देखो, मेरीन का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे ओशन स्पेस की बात कर रहे हैं। अब देखो, वो ओशियंस को या उसके आसपास के रीजन को, आपके बायोडाइवर्सिटी को कैसे मैनेज करना है, कैसे बीचेस को मैनेज करना है, तो इसीलिए हमारे पास चाहिए होती है मेरीन स्पेशल प्लानिंग। तो एक तरह से साइंटिफिक तरीका है ओशन स्पेस को सही ढंग से इस्तेमाल करने का, उनको मैनेज करने का। यहाँ पर देखो, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इन एरियाज में आपको पोर्ट्स बनाने हैं, फिशरीज प्रमोट करनी है, एनर्जी के लिए उसका इस्तेमाल करना है पानी का, बट साथ ही साथ आप यहाँ पर इन्वायरमेंट का यहाँ पे ध्यान भी रखते हो। इसी को बोलते हैं मेरीन स्पेशल प्लानिंग, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत आप नोटिस कर पाओगे, आप साइंटिफिक डेटा इस्तेमाल करेंगे, पानी की कैसी क्वालिटी है, बायोडाइवर्सिटी को मैप करोगे, सी बेड की अलग अलग स्टडीज करोगे। अब इससे पता क्या होगा, जब आपके पास एक प्रॉपर डेटा आ जाएगा ना, उसके हिसाब से आपको कुछ काम करना, डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा। इसी को हम लोग गवर्नेंस की भाषा के अंदर बोलते हैं एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग बोल सकते हो या फिर एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो। इससे जो सरकार की पॉलिसीज होती हैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, कोई यहाँ पे किसी के साथ लड़ाई झगड़े का कॉन्सेप्ट नहीं रहता, क्योंकि आपने प्रॉपर डेटा कलेक्ट करके हर एक अपना डिसीजन लिया है, ऐसे रैंडमली कोई पॉलिसी नहीं बना पाई, ठीक है। तो उड़ीसा पहली स्टेट भारत के अंदर बन गई है ऐसी, जिसने खुद का मेरीन स्पेशल प्लानिंग यहाँ पे एक प्लान जो है यहाँ पे डेवलप किया है। अब इस प्लान के अंदर इनको मदद करी गई है विद द नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत यहाँ पे आता है। एंड इस ऑब्जेक्टिव के साथ उन्होंने यहाँ पे सारा काम यहाँ पे किया है। तो मैपिंग होएगी सारी की सारी डेटा की, प्लस कैसा पानी की क्वालिटी है, क्या उसकी सैलिनिटी है, कहाँ पर कितना टेम्परेचर है, प्रॉपर हम यहाँ पे ना हर चीज़ का मैप बनाएंगे एंड उस बेसिस के ऊपर डिसाइड करेंगे कहाँ फिशरीज होनी है, कहाँ एक्वाकल्चर होना है, कहाँ टूरिज्म प्रमोट करें, कहाँ पोर्ट बनाने हैं, कहाँ एनर्जी के लिए उसका इस्तेमाल करना है। इससे ब्लू इकॉनमी हमारी बूस्ट होगी। उड़ीसा का कहीं ना कहीं 550 किलोमीटर से भी लंबी कोस्ट लाइन है, तो उसके माध्यम से हम चीज़ों को सही ढंग से यूज़ कर पाएंगे। इनफैक्ट उड़ीसा का ऑलरेडी एक उड़ीसा मेराइन बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन कॉरिडोर 2025 यहाँ पे था। तो कहीं ना कहीं इसको जो मेरीन स्पेशल प्लान है, इसको इसके साथ भी लिंक करके हम उड़ीसा को और ज़्यादा बेहतर बनाने के अंदर यहाँ पे प्रयास करेंगे। और ये उड़ीसा का पहला स्टेट बनना, मेरीन स्पेशल प्लानिंग की तरफ यहाँ पे अपने कदम बढ़ाना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उड़ीसा एक्चुअल में चाहता है कि जो कोस्टल रीजन्स हैं उनकी यहाँ पे ग्रोथ हो, बट एट द सेम टाइम एनवायरमेंट भी यहाँ पे हम उसका प्रोटेक्ट कर पाए। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारे सामने, दैट इज रिगार्डिंग वर्ल्ड अर्थ डे 2026। अब दोस्तों कल 22 अप्रैल था और हर साल हम 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं अर्थ डे। अब पॉइंट पता क्या है, यूएसए की एक बहुत ही फेमस सेनेटर थे गेलॉर्ड नेल्सन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटलिस्ट भी थे। उन्होंने दरअसल में यूएसए के अंदर पहली बार अर्थ डे को सेलिब्रेट किया था। फिर इसके बाद जाके पूरी दुनिया भर के अंदर इस डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट हो गया। क्यों स्टार्ट कर दिया? क्योंकि देखो हमारा जो प्लेनेट है ना, ये कहीं ना कहीं इनको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। एंड इस बार हमारा जो थीम रहा वो था अवर पावर अवर प्लेनेट। ये इस बार की हमें थीम देखने को मिली। तो 2009 के अंदर, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के तौर के ऊपर यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर दिया। अब इस मौके के ऊपर क्या होता है, जो आम लोग हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके पास भी यहाँ पे जानकारी जाती है कि क्यों हमें यहाँ पे अर्थ को प्रोटेक्ट करना है, कैसे एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग हम अवेयरनेस यहाँ पे जनरेट करें, क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों को पता लगे, कैसे कैसे बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो रहा है, पोल्यूशन की क्या समस्याएं हैं, कैसे सस्टेनेबल ढंग से हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें लोगों तक यहाँ पे पहुँचती हैं। एंड ऐसा बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंदर लगभग 100 करोड़ लोग अक्रॉस 190 से भी ज़्यादा कंट्रीज वो पार्टिसिपेट करते हैं। एंड इससे आपकी सरकारों को भी मदद मिलती है, डेटा उनके पास आता है, एंड एक तरह से हम अच्छी अच्छी प्रैक्टिस की तरफ यहाँ पे बढ़ सकते हैं।
तो भारत में भी अलग अलग इनिशिएटिव्स चलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली, उन्होंने यहाँ पर इस मौके के ऊपर अलग अलग लेक्चर्स बच्चों के लिए प्रेजेंट करवाए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत तो सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट कर चुका है। बहुत अच्छे से हम काम भी कर रहे हैं ताकि फॉसिल फ्यूल के हमारे ऊपर जो निर्भरता है उसको हम कम कर पाएं। प्लस एट द सेम टाइम ट्रीज को प्लांट करना, क्लीननेस ड्राइव्स हो गया, लोकल कैंपेन्स हो गया, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करी जाती हैं ताकि अर्थ को हम यहाँ पे अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएं। एंड उसी की तरफ यहाँ पे वर्ल्ड अर्थ डे को भी हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें यहाँ पे डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, तो यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा एंड कमेंट्स में बताइएगा कि इनमें से सही क्या होना चाहिए, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। कल दोस्तों मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक था आपका भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल के रिगार्डिंग। देखो भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल में हमने देखा था कि जो हमारी सेंटर है ना, वो दरअसल में चाहती है कि हम जो अभी जो दिक्कत चल रही है ईरान यूएसए के बीच में, उस केस में जो इंश्योरेंस कवरेज है उसके लिए हमें डिपेंडेंट ना रहना पड़े फॉरेन इंश्योरेंस के ऊपर। हम भारत में ही हम चाहते हैं कि हमारी जो मैरीटाइम इंश्योरेंस है वो यहाँ पे हमारी जो शिप्स हैं उनको यहाँ पे मिले, और इसीलिए सेंटर के द्वारा एक यहाँ पे फंड बनाया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे अपने आप में जो पहली स्टेटमेंट है ये करेक्ट देखने को मिलेगी। सेकेंड स्टेटमेंट है बसवेश्वरा जी के बारे में। तो जगत गुरु बसवेश्वरा जी की बात करें तो दरअसल में जो कालाचुरी डायनेस्टी थी ना, उसके अंतर्गत जो किंग बिजलवंत जो थे उसके अंतर्गत यहाँ पे उन्होंने मिनिस्टर के तौर के ऊपर काम किया, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट रहेगी। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें येलो लाइन की, तो मैंने आपको बताया था येलो लाइन देखो अभी जो यहाँ पे बनाई गई है ना, इट इज अ बफर जोन इसराइल और लेबनान के बीच में। खासकर बात करूँ लेबनान के कंट्री के अंदर यहाँ पे इसराइल ने क्रिएट किया है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे अपने आप में इनकरेक्ट बन जाएगा। चौथे स्टेटमेंट की बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, देखो दिमाग में पढ़ने से आएगा कि हाँ सड़क की बात हो रही है तो रोड ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पर जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसीलिए चौथा स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत हो जाएगा। पांचवें स्टेटमेंट की बात करें सोशल इम्पैक्ट फंड्स की, तो बिल्कुल एआईएफ के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं और इनको यहाँ पे रेगुलेट करता है सेबी, सो दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।